वेलकम बच्चों, वंस अगेन मेरी पाठशाला में एक बार फिर से तुम लोगों का स्वागत है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बेटा कि तुम लोग जानते होगे कि हमने फेसबुक पे क्वेश्चंस तकरीबन 15 दिन पहले से डालने शुरू किए थे। उसका रिस्पांस भी बच्चों से आ रहा था, लेकिन क्या कहा जाए, ज़्यादातर गलत ही आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने तो प्लान किया था कि मैं जैसे मशीन पढ़ाता रहा हूँ वैसे ही उसी बेसिस पर वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप हम लोगों का बेसिक बहुत ख़राब है सर, कुछ बेसिक हम लोगों को पहले बता दीजिए तब ना मशीन समझ में आएगा, नहीं तो हमको क्या मशीन समझ में आएगा। अब इतने बच्चों की फरमाइश हो गई कि फिर मैंने सोचा कि तो हम वीडियो की शुरुआत शुरू में इसी किस्म की बेसिक चीज़ से कर देते हैं, इसलिए कि सेटअप वगैरह होने में भी टाइम लगेगा। मैंने तुम लोगों को कल बताया ही था पिछली वीडियो में। तो जब तक जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल हम लोगों को कुछ नहीं आता है सर, आप हम लोगों का बिल्कुल बेसिक ठीक कर दीजिए, तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है। पहली चीज़ जो अब मैं तुम लोगों के साथ बात करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने तुम लोगों से ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पूछा था। फेसबुक पेज पे में मेरे जाओगे ना तो उसमें शुरू के सवालों में एक स्टेटमेंट था ओम्स लॉ का, उसके बारे में मैंने सवाल किया था कि तुम्हारे हिसाब से वो स्टेटमेंट क्या है। तो उसका डिफरेंट जवाब आया। तुम जानते हो कि इंडियन किताबों में किस किस्म से उसको डील किया जाता है। किसी ने कहा कि जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जो कि V = IR होता है। तो समझिए कि V वेरीज I हुआ और प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट हुआ। किसी ने कहा कि नहीं, करंट जो जाता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, जितना हम वोल्टेज देते हैं उसके हिसाब से होता है। तो I वेरीज V हुआ और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/R हो गया। तो इससे भी मैथमेटिकली तो यही आता है कि V = I × R। तो बच्चे हाईली कंफ्यूज थे कि तो दोनों में ओम्स लॉ को किसको कहा जाए। तो उसका जवाब है मैंने दे दिया था, लेकिन तुम जानते हो कि आजकल कोई भी, तुम लोगों को सिर्फ मैं नहीं दोष दूंगा, कोई भी कुछ लंबी चौड़ी चीज़ पढ़ना नहीं चाहता है। इसीलिए शायद यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया कि पढ़ना नहीं पड़ता है, सुन लेता है आदमी, सोचता है काम चल जाएगा। हालांकि एग्जैक्टली वैसा नहीं है बेटा। मैंने फेसबुक पोस्ट पे कहा था, तुम लोग देख लेना, उसमें कहीं होगा कि नॉलेज हासिल करने में स्पेशली स्किल्स की नॉलेज होती है, उसमें कहा जाता है कि आई लिसन आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई नो, सो यू विल हैव टू डू इट इन ऑर्डर टू नो इट। तो अपनी तुमको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुमको वो चीज़ रियली समझ में आएगी। मैं तो हमेशा क्लास में भी एडवाइस करता था और अभी तुम लोगों को भी एडवाइस ये करूँगा कि देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ, लिखता बहुत कम हूँ। तो तुम लोग भी एक कलम और पेपर लेकर के बैठ जाया करो और कुछ ऐसी चीज़ जो तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए नई है उसको नोट कर लिया करो। मैं बोलता आहिस्ता हूँ, टाइम सफिशिएंट देता हूँ कि तुम चाहो तो शॉर्ट हैंड की ज़रूरत नहीं है, अपना नॉर्मल लिखाई में भी तुम लिख सकते हो इन चीज़ों को। खैर, तो बात हो रही थी ओम्स लॉ से निकली थी, तो मैंने फाइनली जवाब दिया था कि बेटा दोनों एक जैसी रिलेटेड चीज़ें तो हैं, लेकिन ओरिजिनल ओम्स लॉ तो यही था कि द फिज़िकल कंडीशंस, mainly the temperature, remaining constant, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across it. ये है ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो अब I वेरीज V हुआ,
अब इतना तो शायद तुम लोग जानते हो कि आई वेरीज वी का मतलब यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आई है और वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं समझ में आया कि वेरिएबल तो दोनों है और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। आई इज इक्वल टू वी भी आई आर हो जाता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाता है, तो उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या हो गया। उसके लिए मैं एक मिसाल अपनी क्लास में भी देता था, वही अब दे देता हूँ। मैं 2 स्टेटमेंट देने वाला हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1, आपकी शक्ल कैटरीना कैफ से मिलती है। स्टेटमेंट नंबर 2, कैटरीना कैफ की शक्ल आपसे मिलती है। दोनों में फ़र्क समझ में आता है? तो कैटरीना कैफ एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपकी शक्ल उससे मिल रही है, या आपकी खुशनसीबी है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि कैटरीना कैफ की शक्ल आपसे मिलती है, मतलब आप महान हैं और कैटरीना कैफ की शक्ल आपसे मिल गई है, तो कैटरीना कैफ खुशनसीब है। यही फ़र्क है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो अब ज़िंदगी भर याद रखना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कैटरीना कैफ और डिपेंडेंट वेरिएबल हो तुम। अब ये मत कहो कि मैं तो लड़का हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, लड़कियाँ समझ लें इस बात को। तो ये फ़र्क है दोनों में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब चेंज करेगा तब फिर डिपेंडेंट वेरिएबल उसके पीछे पीछे चलेगा और चेंज करेगा। ये फ़र्क है बेसिक। तो यहीं से बात शुरू हुई थी। उसके बाद फिर बात आई, मैंने कुछ सवाल पूछा था शुरू में। मैंने पूछा था, फेसबुक पेज पे देखना, कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है एंड टू एंड। उसको खींच करके, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ थ्राइस कर दी जाती है, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो बच्चे उसमें बड़ा गड़बड़ाए, लेकिन खैर कुछ बच्चों ने सही जवाब भी दिया। अब इस स्टेज पर मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है ना, द आर्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ वेरी वाइटल इन इंजीनियरिंग, particularly electrical engineering. If you have the art of proportionality right, then you would be able to save a lot of time in solving very complicated problems. मैं तो तुम लोगों को बता ही था मैंने कि मैं सारे न्यूमेरिकल अपने हाथ से बनाता रहा ज़िंदगी भर। मैंने कभी किताब के सोल्यूशन पर रिलाई नहीं किया, इसलिए कि मैनी केसेस किताब का सोल्यूशन बिल्कुल गलत और बहुत ही मिसलीडिंग होता है, बहुत ही मिसलीडिंग होता है। बल्कि अभी मैं तुमको बताऊं, मेरा बेटा है बड़ा, वो टाटा मोटर्स में डीजीएम है। तो जो मैंने फेसबुक पे सवाल किए थे उसको वो कौन चैट उठाया है ना, उस पर डाल करके देख रहा था। उसमें 3 सवाल का हमारे जवाब उसने चैट वाले ने गलत दे दिया। वी चैट या क्या नाम होता है, हमको तो सब बकवास से मतलब नहीं है। तो सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसमें जो ह्यूमन इनपुट है वो तो आप ही का है। तो पहले आपकी अक्ल ठीक रहेगी तब तो आप वो सब भी ठीक कीजिएगा। तो एनीवे, मैं आर्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहा था। अब जैसे देखो, उस क्वेश्चन में तुम लोग सब जानते हो कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी होती है जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, एल लेंथ होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो इस चीज़ को अगर तुम समझते हो प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में, तो रो तो कांस्टेंट है, तो R वेरीज एल बाई ए हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में A है, अब तुम किसी चीज़ को खींचोगे तो उसका वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा, सो वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट एंड A बिकम्स वॉल्यूम बाय लेंथ। अब डिनोमिनेटर में जब तुम वॉल्यूम बाय लेंथ लिखोगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है,
तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आर वेरीज एल स्क्वायर। अब एक ट्रिक तो मिल गई ना कि जैसी ही लेंथ 3 टाइम्स होगी रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। जवाब हो गया 90 ओम। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिल्कुल तुम लोग अच्छे से समझ लो, ये तुम्हारे बहुत काम देगा। इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। उसके बाद फिर बात कुछ निकली। बाद में मैंने क्वेश्चन एक दिया था जिसमें कि पूछा था कि ये जो सर्किट तुम देख रहे हो, फेसबुक पेज पे जाके देख लेना जो सर्किट, उसमें ये जो डिवाइस है ये सोर्स है या सिंक है। तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा कि उसका जवाब ज़्यादातर लोगों ने तो गलत दिया। फिर मैंने उसका जवाब करेक्ट किया, उसके बाद भी ये क्वेरी आने लगी कि सर ये कैसे हो गया। अब मुझे बड़ी परेशानी हुई। मुझे ऐसा महसूस हो गया कि कॉलेज में आकर के भी, कॉलेज से डिग्री लेकर के निकल जाने के बाद भी, और शायद नौकरी लग जाने के बाद भी, और कई साल काम कर लेने के बाद भी, जो कंसेप्ट है वोल्टेज का वो बच्चों के पास नहीं है। तो मैंने समझा दिया था फेसबुक पेज पे, लेकिन अब मैं यहाँ भी उसके बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। देखो, फिज़िक्स के टीचर ने जब पोटेंशियल को डिफ़ाइन किया था तो तुमको याद है कि उन्होंने कहा था कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये तो हम लोगों ने रट लिया, एग्ज़ाम में डिफिनेशन आया लिख दिया, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये था क्या। वो आज मैं तुमको सोचने के लिए कह रहा हूँ। देखो, जो चीज़ इसके अंदर नहीं कही जाती है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ए रिपल्सिव फोर्स क्रिएटेड बाय ए बिग फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? ये तो तुम जानते ही हो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसके मुकाबले में एक हाथी बैठा हुआ है फिक्स चार्ज का, उसने इतनी क्रिएट कर दी है रिपल्सिव फोर्स कि वो बेचारा छोटू इन्फिनिटी पर जाके बैठ गया। रिपल्सिव फोर्स से वो जाकर के इन्फिनिटी पर सुकून से बैठा हुआ है। अब तुम उसके पास गए और कहो कि चलो ने उनके पास, बोला कि हम ना जाएंगे भैया, वो बहुत ज़ोर से धक्का देते हैं ना, इसीलिए तो हम यहाँ सुकून से बैठे हुए हैं। तुम कहो कि ना ना तुमको चलना पड़ेगा। अब चलना पड़ेगा तो मतलब ये है कि तुम उसको फोर्स कर रहे हो कि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन वो मूव करे उस पॉइंट की तरफ। तो तुमको अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा उस पर। समझे? यू विल हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट। तुम जानते हो कि वर्क ही को एनर्जी कहा जाता है, एनर्जी ही को वर्क कहा जाता है। अब जब तुम उस पर वर्क करना शुरू करोगे तो जितना तुम वर्क करोगे उतना ही उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे समझो कि मान लो कि एक मास यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है या कोई बटखरा रखा हुआ है, आधा किलो का ज़मीन पर रखा हुआ है अपना, उसी कुछ एनर्जी लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ तुम उसको उठाते हो। अब जैसे जैसे तुम उसको उठाते चले जाओगे तो तुम्हारी तो एनर्जी लग रही है, इसलिए तुमको भारी लग रहा होगा, तुमको उठाने में तकलीफ हो रही होगी, तो तुम्हारी एनर्जी जो खाई पी हुई उसमें ज़ाया हो रही है। लेकिन जितनी तुम एनर्जी उस पर लगा रहे हो, जो तुम उस पर वर्क कर रहे हो, वो उसमें स्टोर होता चला जा रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो एक और हाइट पे चला जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे के मुकाबले में ज़्यादा होगी। जिसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन on any object, on anything, whether it is unit positive charge or any body, वो उसमें एज स्टोर्ड एनर्जी आ जाती है।
तो कमिंग बैक टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो बेचारा छोटू ज़बरदस्ती रो रहा है कि हम ना जाएंगे ना जाएंगे ना जाएंगे, लेकिन तुम उसको ज़बरदस्ती नहीं, चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी तुमने उस पर खर्च की, वो सारी एनर्जी उसमें स्टोर होगी एज पोटेंशियल एनर्जी। उसी को कहते हैं पोटेंशियल। तो इस बात को ज़िंदगी भर याद रखो कि पोटेंशियल इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी possessed by पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ऐसे समझना तुमको आसान हो जाएगा। उससे समझना ये आसान हो जाएगा कि पोटेंशियल राइज, वोल्टेज राइज, पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहते हैं, तुम जानते हो। वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप का कंसेप्ट तुम कभी भूलोगे नहीं। तुमको याद होगा कि जब भी फिज़िक्स का टीचर या इवन इंजीनियरिंग में लोग एक रेजिस्टेंस बनाते थे, उसमें एक करंट दिखाते थे, तो करंट के डायरेक्शन में वो दिखाते थे कि रेजिस्टेंस में प्लस पे एंट्री हो रही है और माइनस पे एग्ज़िट हो रहा है। कभी तुम वो पूछ लेते उनसे कि सर आप प्लस को इधर काहे दिखा रहे हैं और माइनस को उधर क्यों दिखा रहे हैं, उधर माइनस कर दीजिए इधर प्लस कर दीजिए। तब शायद वो अगर जानता होता। हालांकि अनफॉर्चुनेटली मैंने भी दिल्ली के बहुत टॉप के स्कूल्स के फ़िज़िक्स के टीचर्स का एक समर कैंप में सेशन लिया था। इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन बेचारों को खुद कंसेप्ट नहीं था, तो वो बच्चों को क्या बताएंगे। एनीवे, तो पोटेंशियल राइज, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप का यही कंसेप्ट है कि कन्वेंशनल करंट तुम लोग जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहलाता है। तो पॉजिटिव चार्ज इंटर कर रहा है और लीव कर रहा है। अब उसको आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस जब आप लगाइएगा तो हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जब भी करंट फ्लो करता है तो वो उस करंट फ्लो को अपोज करता है और उस प्रोसेस में एनर्जी को एज हीट डिसिपेट कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, उसका डिसिपेट कर लेता है। तो हम ये जानते हैं कि जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी थोड़ी खांसी हो गई बेटा, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसमें उसको एनर्जी लूज ही करना है, इसलिए उसको इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जाना ही है। वो प्लस से इंटर करेगा, माइनस से निकलेगा। मतलब ये हुआ कि हायर एनर्जी पर एंट्री लेगा, मजबूती के साथ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद एकदम कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए कि उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया रेजिस्टेंस ने। इसीलिए हमेशा दिखाते थे कि जब भी करंट का डायरेक्शन होगा तो उसी डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब ये समझने की चीज़ थी, किसी ने समझाया नहीं। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें अगर तुमको फिगर नज़र आ गया हो, मेरे पास तो अभी फिगर नहीं है, तो उसमें एक मैंने आमीटर दिखाया था। आमीटर की पोलैरिटी प्लस ऊपर थी और शायद उस पर 4 एम्पियर लिखा हुआ था। उसके बाद वो करंट एक डिवाइस में इंटर करता है, वो अननोन डिवाइस है, वहाँ से निकल जाता है। उस डिवाइस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। उस वोल्ट मीटर की पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे है और इस पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा था कि इस डिवाइस के साथ एसोसिएटेड पावर क्या है, और ये सोर्स है, ये सिंक है। पावर तो बात बेटा सब लोगों ने सही बता दिया, 48 वाट। किसी ने -48 कर दिया, किसी ने 48 कर दिया, खुद क्लियर नहीं था कि क्या है। लेकिन इनवेरिएबली तमाम लोगों ने सिवाय 2-4 के बताया कि डिवाइस सिंक है। अब ये जो जवाब आया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि भाई जो बच्चे डिग्री कर चुके होंगे, जो नौकरी भी कर रहे होंगे वो इसको सिंक बता रहे हैं। तो मैंने एक सप्लीमेंट्री पोस्ट डाली
और ये पूछा कि करंट का जो फ्लो है वो डिवाइस में टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है, इसका भी जवाब लोगों ने गलत दे दिया। जिसका मतलब ये है कि बच्चों को ये भी अंदाज़ा नहीं है कि एक आममीटर में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जब इंटर करता है तभी डिफ्लेक्शन उसका पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली उस सर्किट में करंट टॉप टू बॉटम था। वोल्टमीटर की पोलैरिटी ये बता रही थी कि पॉजिटिव नीचे है, जिसका मतलब ये है कि जो करंट है वो लोअर पोटेंशियल से इंटर किया और जब बाहर निकला तो हायर पोटेंशियल पे था। ऑब्वियसली कम एनर्जी लेवल से वो इंटर किया, बिल्कुल कमज़ोर घुसा अंदर, और जब डिवाइस से बाहर निकला तो हायर पोटेंशियल पे था, पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा हो गई थी, तो डिवाइस ऑब्वियसली सोर्स होगी। ये समझ की बात है, रटने की बात नहीं है। इसी चीज़ को समझो। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बेटा शुरू का, तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर रोक देता हूँ। उसके बाद और जो ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में मैं इंशाअल्लाह बाद में बात करूँगा। खुश रहो, थोड़ा सोचते रहो और मेरी बात का बुरा मत मानो। ठीक है, गुड बाय, हैव ए गुड डे।